स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का अपने चैनल प्रतिभा क्लासेस में। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं 11th का क्लास केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के बारे में, जो कि 2021-22 में अपलोड किया गया था। हम बात करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 2 के बारे में। तो चैप्टर 2 से टोटल 3 अंक वाले क्वेश्चन आने थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन थे और जिसमें से 10 क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले वीडियो में दे दिया है। बाकी के 10 क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को मैंने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए आज आप लोग वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम पहला प्रश्न लेने वाले हैं वो है पाउली का अपवर्जन नियम। उदाहरण सहित लिखना है। तो पाउली का अपवर्जन नियम है, किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनकी चारों क्वांटम संख्या एक समान हो। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें दोनों के लिए n, l और m क्वांटम संख्या एक समान है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दोनों के लिए n क्वांटम संख्या 1 है, l क्वांटम संख्या 0 है, m क्वांटम संख्या भी 0 है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए इसकी चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि s का मान +½ है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसके लिए का मान -½ है। इससे आप लोग देख पा रहे हैं किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते हैं जिनकी चारों क्वांटम संख्या एक समान हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हुंड का नियम लिखना है। तो हुंड का नियम क्या है? किसी उपकोष में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उपकोष में समस्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। अब p में हम जानते हैं कि 3 कक्षक होते हैं, ये मान लीजिए 3 कक्षक हैं, 2p4 है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अगर आप लोग ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। होगा क्या कि पहला एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो p कक्षक में प्रवेश करेगा, इसके बाद पेयर्ड अप होंगे। तो ये था हुंड का नियम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रॉगली समीकरण लिखिए। तो प्रकाश भी जो होता है वो तरंग तो प्रकाश की प्रकृति के समान गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ की द्वैती प्रकृति होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? प्रकाशीय तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जबकि पदार्थ की यानी द्रव्य की तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। पदार्थ की द्वैती प्रकृति के संबंध में डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने एक समीकरण दिया था। समीकरण था लैम्डा = h/mv या mv = h/λ। यहाँ v कण का वेग था, m कण का द्रव्यमान था और h प्लांक स्थिरांक था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश जैसे पराबैंगनी विकिरण डाला जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो हमने क्या बोला? धातु की सतह पर प्रकाश के आपतित होने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण का एक ही क्षण में सही स्थिति और सही संवेग का मापन करना संभव नहीं है। यानी कि यदि आप स्थिति देखेंगे इलेक्ट्रॉन की तो संवेग नहीं माप पाएंगे, और संवेग मापेंगे तो सही स्थिति नहीं बता पाएंगे। इसके लिए इसका एक गणितीय रूप दिया था हाइजेनबर्ग ने, वो था ΔX × ΔP इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू h/4π, जहाँ ΔX था इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन की अनिश्चितता और ΔP था इलेक्ट्रॉन के संवेग के मापन की अनिश्चितता। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोष अन्य इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं से अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूर्ण भरे और अर्धपूर्ण कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना जिससे बहुत अधिक कठिन हो जाता है, जिसके कारण ये अवस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अबाउ का
नियम लिखना उदाहरण सहित। तो अब बाउ का जो नियम था क्या है, इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम होता है किसी कक्षक में वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है, और जो बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर इसके बाद 5d में, 5p में, और इसी तरह से आगे। आप उदाहरण किसी का भी दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आप लोगों को पहले समझाया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है n+l का नियम क्या है। तो n+l का नियम जो है वो अबाउ रूल का ही एक्सटेंशन है। इसके अंतर्गत दो बातें कही गई थी कि जब दो उपकक्षक में n+l क्वांटम संख्या का मान का योग का मान कम होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें ही प्रवेश करता है। जैसे कि 3d और 4s में, 3d में n+l के लिए का योग होता है 5 और 4s में n+l का योग होता है 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 4s के लिए n+l का योग कम होता है एज कम्पेयर टू 3d, इसलिए 3d की तुलना में 4s में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। इसके बाद सेकंड बात ये कही गई, यदि n और l क्वांटम संख्या का योग दो उपकक्षकों के लिए एक बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होता है। जैसे कि 3d और 4p दोनों के लिए n+l का योग 5 है, लेकिन 3d के लिए n का मान 3 कम है एज कम्पेयर टू 4p, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d में पहले प्रवेश करेगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का स्थानांतरण भिन्न के रूप में संभव नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप में ट्रैवल करता है। तो आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उससे उस भौतिक राशि का क्वांटम कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसका न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।